हेलो एवरीवन, इंश्योरेंस लॉ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर इफेक्टिंग फायर इंश्योरेंस। ठीक है, अग्नि बीमा के निर्गमन की प्रक्रिया, कैसे अग्नि बीमा अगर हमें लेना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी, कैसे हमें कंपनी का हमें चयन करना होगा, उसके बाद कैसे प्रस्ताव करना होगा आदि। तो इन्हीं सब स्टेप्स के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ आज का टॉपिक है हमारा अग्नि बीमा निर्गमन की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इफेक्टिंग फायर इंश्योरेंस। लास्ट क्लास में हम फायर इंश्योरेंस का मीनिंग समझ कर आए थे, इसके फीचर्स को पढ़ कर आए थे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप या कोई भी पर्सन जो अग्नि बीमा करवाना चाहता है, फायर इंश्योरेंस करवाना चाहता है अपने किसी विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर का, तो उसे कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। पहले तो हम इन प्रोसीजर्स को सीरियल वाइज देखते हैं, देन फिर हम इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ इंश्योरर यानी कि बीमाकर्ता का चयन। इट मीन्स बीमा कंपनी को का चयन करना पड़ेगा। भाई हमें पता तो होना चाहिए, हम पहले चूज़ तो करेंगे कि हम किस कंपनी से अपने सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ इंश्योरर, देन मेकिंग प्रपोजल, हमें प्रस्ताव करना होगा, देन प्रतिष्ठा का प्रमाण यानी कि एविडेंस ऑफ गुडविल, हमें जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाना चाहता है उसे अपनी गुडविल का एविडेंस देना होता है कि ठीक है मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। उनको भी, सामने वाली कंपनी को भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना कि भाई आप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट की एजेंट की सिफारिश, इट मीन्स रिकमेंडेशन ऑफ एजेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट सर्वे ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वो सब्जेक्ट मैटर, वो विषय वस्तु जिसका कि बीमा करवाया जाना है उसका निरीक्षण किया जाना। इसके बाद जैसे ही निरीक्षण कर लिया जाता है, निरीक्षक जो होता है जिसने कि सर्वे किया है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट बाय सर्वेयर। देन फिर इसके बाद बात आती है बीमा प्रीमियम का निर्धारण यानी कि फिक्सिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके बाद जैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड कर दिया जाता है, प्रस्ताव की स्वीकृति भेज दी जाती है यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। जैसे ही इंश्योरेंस चाहने वाले को कंपनी का एक्सेप्टेंस मिल जाती है, वो क्या करवाएगा, प्रीमियम डिपॉजिट करवाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज डिपॉजिटिंग प्रीमियम। इसके बाद इशूइंग कवर नोट बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कवर नोट इशू किया जाएगा जो कि पॉलिसी की ही तरह होता है। ये मान लीजिए कि पॉलिसी से पहले जारी किया जाने वाला प्रपत्र होता है, ये जो पॉलिसी की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट बीमा पत्र जारी करना, और फाइनली जो है क्या किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बीमा पत्र जारी कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपकी टोटल 11 स्टेप्स हो गए, अग्नि बीमा निर्गमन की प्रक्रिया के 11 स्टेप्स हो गए। ठीक है, अब देखिए हम स्टेप्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट, बीमाकर्ता का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर। ठीक है, तो अग्नि बीमा करवाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि बीमा कंपनी का चयन किया जाए कि हमें किस बीमा कंपनी से बीमा करवाना है। देन बीमा करवाने वाला अब उसका चयन किन आधारों पर करेगा, तो देखिए जो भी पर्सन बीमा करवाना चाहता है वो बीमा कंपनी का चयन अपनी सुविधा के हिसाब से करेगा, अपने विवेक, अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करेगा, जो उसको ठीक लगेगा, अपनी वित्तीय स्थिति, कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, खुद की भी वित्तीय स्थिति देखेगा ही वो कि कैसे, कि भाई मैं मान लीजिए किसी कंपनी की बहुत हाई प्रीमियम रेट्स है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ऐसी कंपनी चुनेगा जिसने अपनी प्रीमियम रेट्स कम कर रखी है। कंपनी की गुडविल क्या है मार्केट में, कंपनी की जनरल रूल्स और रेगुलेशंस क्या है मार्केट में, इन सभी को वो ध्यान में रखकर बीमा कंपनी का चयन करेगा। मान लीजिए ये 3 कंपनियां हमारे पास है, ए, बी एंड सी। अब मिस्टर एक्स जो है वो अपनी इस फैक्ट्री का एक बीमा करवाना चाहते हैं, मान लीजिए बिल्डिंग का फायर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, तीनों ही कंपनियों के बारे में देखा कि भाई कंपनियाँ क्या है, कंपनी में क्या कितना प्रीमियम रेट इनका है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कंपनी किस तरीके की सुविधाएं इंश्योर्ड जो भी होंगे, प्रपोज जो इंश्योर्ड है उनको अवेलेबल करवाती है। तो इस तरह की सारी चीज़ें वो देखेंगे। अब देखने के बाद उन्होंने ए कंपनी को अपनी लिस्ट में से हटा दिया कि ठीक है मुझे एक कंपनी में इंश्योरेंस नहीं करवाना, मैं मान लीजिए किसी भी तरह से, या तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन या गुडविल ठीक नहीं है, और जो सी कंपनी है इसकी रूल्स रेगुलेशंस ठीक नहीं है, बहुत हाई प्रीमियम है, लेकिन उन्हें लगा कि जो बी कंपनी है वो ठीक है, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। देन मिस्टर एक्स ने किसको चूज़ किया, मिस्टर एक्स ने चूज़ किया
बी कंपनी को। क्लियर? तो बी कंपनी चुन ली, ठीक है। अब देखो, अब बी कंपनी के सामने मिस्टर एक्स क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, प्रस्ताव करना। अब वो बी कंपनी को प्रपोजल देंगे कि मेरा ये सब्जेक्ट मैटर है और अब आप इसका बीमा कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो सेकंड स्टेप हुआ प्रस्ताव करना। बीमा कंपनी का चयन करने के बाद निर्धारित बीमा प्रस्ताव पत्र भरकर, देखिए पर्टिकुलर परफॉर्मा होता है, उसको भर के बीमाकर्ता के यानी कंपनी के सामने, या तो बी कंपनी के सामने या बी कंपनी के एजेंट के सामने क्या करना होता है, बीमा का प्रस्ताव करना होता है। अब प्रस्ताव पत्र में सभी बातें पूर्ण सत्यता, शुद्धता और यथापूर्वक भरी जानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाना चाहता है वो प्रस्ताव पत्र में यानी कि उस प्रपोजल जो डॉक्यूमेंट है, जो परफॉर्मा है जिसमें वो प्रपोजल रखने जा रहा है कंपनी के सामने, वो कंप्लीटली क्या हो, बिल्कुल एकदम सत्य हो, कोई बात उसमें झूठी ना लिखी हो, मिस रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स स्टेटमेंट उसमें ना हो। क्लियर? और जो उसमें पूछा हो वो सही सही भरा जाए। देन अब जैसे उसने मान लीजिए बी कंपनी हमने ली थी ना, बी कंपनी के सामने हमने प्रपोजल कर दिया। अब प्रपोजल के बाद बी कंपनी को क्या देना होगा, मिस्टर एक्स क्या देंगे, मिस्टर एक्स देंगे अपने गुडविल का एविडेंस, प्रतिष्ठा का प्रमाण। तो प्रतिष्ठा का प्रमाण भी उसको लगाना होगा। जनरली बीमा एजेंट जो होते हैं वो पर्सन खुद ही जो है वो ये एक निश्चित अवधि से, मतलब ये आप गुडविल का प्रमाण देते हैं कि मैं पर्टिकुलरली पर्सनली जो है इंश्योर्ड को जानता हूँ, या प्रपोजर, अभी तो प्रपोजर ही कहिए तो ज़्यादा बेस्ट है ना, प्रस्तावक को कि मैं जानता हूँ और यहाँ पर एक इनकी गुडविल अच्छी है, ठीक है। अगर मान लीजिए एजेंट का व्यक्तिगत परिचय जहाँ पर नहीं है, जहाँ एजेंट व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, वहाँ पर प्रस्तावक का प्रपोजर क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र भरवा के देगा। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं हम, फोर्थ स्टेप इज एजेंट की सिफारिश। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एजेंट की रिकमेंडेशन। प्रस्ताव फॉर्म पर एजेंट की सिफारिश भी आवश्यक होती है। बीमा कंपनी एजेंट की सिफारिश को ध्यान में रखकर ही बीमा प्रस्ताव स्वीकार करती है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीमा की ये एजेंट की सिफारिश बहुत आवश्यक है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखिए इसलिए प्ले करती है क्योंकि यहाँ पर जो ये बीमा कंपनी है जो डिसीजन लेगी कि भैया अब हमको बीमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर लेगी, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स रिकमेंडेशन, है ना, एजेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर। प्लस अब जो सर्वे आएगा उसका भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। एजेंट की सिफारिश हो गई, क्लियर। अब क्या होगा, विषय वस्तु का निरीक्षण यानी कि सर्वे ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ध्यान रखने की बात यह है इस विषय वस्तु आपको समझ में आनी चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर का यहाँ पर क्या मतलब है। इंश्योरेंस की क्लास में जब हमने इंश्योरेंस से जुड़े हुए टर्म्स की बात करी थी, स्टार्टिंग की जब हम क्लास ले रही थी मैं आपकी, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो हमेशा यूज़ करेंगे हम। उसी टर्म्स में एक टर्म थी विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य हुआ, जिस विषय वस्तु का इंश्योरेंस करवाया जाना है। तो ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट मैटर हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है जिसका क्या करवाया जाना है, फायर इंश्योरेंस प्रपोज्ड है, तो ये बिल्डिंग क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट मैटर। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब ये जो बिल्डिंग है इसका निरीक्षण करवाना है, ठीक है। अब देखिए, प्रस्ताव फॉर्म जब बीमा कंपनी के पास पहुंच गया तो वे क्या करेगी, इस सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन, उस प्रस्ताव फॉर्म का अध्ययन करेगी कि उसमें क्या क्या रिक्वेस्ट फुलफिल भरी है, इससे है कि नहीं। दूसरा, आवश्यकता पड़ने पर ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसका भी निरीक्षण करा जाएगा, इसका सर्वे करेगी और सत्यता की जांच करेगी, जैसे कि इसमें कितना जोखिम है, फॉर्म में भरी हुई जो भी सब्जेक्ट मैटर की विशेषताएं है वो सही है या नहीं है, एंड ऑल। क्लियर हुई बात? तो निरीक्षण के दौरान मैंने जैसे आपको बताया विषय वस्तु की स्थिति की जांच करेगी, उसकी बनावट, उसमें रिस्क कितना है, जोखिम की क्या मात्रा है उसमें, आदि बातों की जांच की जाएगी। निरीक्षण बीमा प्रस्ताव में की गई बातों की सत्यता की भी जांच करते हैं, ये भी दे दिया। निरीक्षण में बीमा प्रस्ताव में जो भी बातें आपने लिखी है वो कितनी सही है, इस बात की भी जाँच की जाएगी। अब देखिए, जाँच हो रही है। अब एक सेकेंड, देखिए हम बात कर रहे थे कि जांच की जाएगी। अब जांच करने के बाद निरीक्षक क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, ठीक है ना, निरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी। हम जांच किसकी कर रहे थे, इसकी,
इस जगह की, मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट मैटर है, इस सब्जेक्ट मैटर की जांच की जा रही थी बीमा कंपनी के द्वारा, ठीक है ना, ये बिल्डिंग की। अब देखिए विषय वस्तु का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षक क्या करेगा, इसका निरीक्षण कर लिया, अब निरीक्षक क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। क्लियर। इस रिपोर्ट में निरीक्षकों द्वारा सभी प्रकार की जोखिमों का उल्लेख किया जाता है। सभी प्रकार की जोखिमें, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, इससे जुड़ी हुई जितनी भी जोखिमें हैं, चाहे वो जनरल रिस्क है या कोई पर्टिकुलर रिस्क जो इस सब्जेक्ट मैटर के साथ में जुड़ा हुआ है, उन सभी का उल्लेख किया जाएगा, जिसके आधार पर बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम की दर डिसाइड की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो निरीक्षक की जो रिपोर्ट होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किस चीज़ में, प्रीमियम की रेट डिसाइड करने में। अब क्यों, इसलिए क्योंकि रिस्क जितना ज़्यादा होगा प्रीमियम की रेट उतनी ही हाई होगी, और रिस्क जितना कम होगा प्रीमियम की रेट भी उतनी ही कम होगी। क्लियर हो गई इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, अब देखिए रिपोर्ट आ गई। अब क्या होगा, बीमा प्रीमियम का निर्धारण होगा। बीमा कंपनी के उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जाता है और जोखिम की प्रकृति पर विचार विमर्श किया जाता है, और इसके बाद ही बीमा प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। ये हमने देख लिया, ठीक है। कई बार बीमा प्रस्ताव जोखिम की दृष्टि से समान होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनीज के पास 1 2 3 प्रपोजल आ जाते हैं और सभी में क्या है कि रिस्क एक जैसा होता है। मान लीजिए पास के ही ये जो बिल्डिंग थी हमने देखी थी, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, अब तीनों ही एक जगह आ गई, फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की। अब तीनों का रिस्क समान है तो बार बार अलग का सर्वे करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक का सर्वे कर लिया तो बाकी 2 का सर्वे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है और तीनों का प्रीमियम डिसाइड कर दिया जाएगा। मतलब जहाँ सब्जेक्ट मैटर समान है या उनकी रिस्क समान है वहाँ पर बार बार सर्वे करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर अबाउट इट। और सर्वे की जरूरत नहीं होती तो वहां पर प्रीमियम दरें क्या होती है, पहले ही डिसाइड कर ली जाती है। कई सब्जेक्ट्स तो ऐसे होते हैं कि पता है कि रिस्क और नेचर की दृष्टि से एक ही होते हैं ऐसे सब्जेक्ट, तो कई बार कुछ सब्जेक्ट मैटर्स में पहले से ही बीमा की दरें डिसाइड, प्रीमियम की जो दरें होती है, प्रीमियम रेट्स, वो पहले से ही फिक्स कर ली जाती है। नेक्स्ट स्टेप हुआ हमारा प्रस्ताव की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। आ गया ना। कॉन्ट्रैक्ट में पहले तो क्या क्या होता था, प्रपोजल किया जाता है, फिर दूसरा जिसको किया जाता है वो उसकी एक्सेप्टेंस देता है। लाइक सेम एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस में भी, इंश्योरेंस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपने बीमा कंपनी को प्रपोजल किया था, उसने सारी जांच इंक्वायरी कर ली, देन वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, एक्सेप्टेंस हो गया। अब बीमा प्रीमियम के निर्धारण के बाद प्रस्ताव की स्वीकृति भेजी जाती है। अब ये जो बी कंपनी हमने चुनी थी, ये अपनी प्रस्ताव की स्वीकृति किसको भेज रही है, मिस्टर एक्स को। ठीक है, मिस्टर एक्स रखा था ना हमने, जो मिस्टर एक्स कौन है, जो बीमा करवाना चाहते हैं, उनको ये अपनी प्रस्ताव की स्वीकृति भेजेगी कि हमें आपका प्रपोजल मंजूर है। और साथ के साथ उन्हें इस बात के लिए भी, मिस्टर एक्स को इस बात के लिए भी सूचित किया जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में ये प्रीमियम अमाउंट जमा करवाना है। ठीक है। कई बार निरीक्षकों द्वारा, अच्छा ज़रूरी नहीं है बेटा हमेशा ही जो है प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए। कई बार निरीक्षकों की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर, कई बार क्या होता है कि निरीक्षक क्या करते हैं कि अपनी प्रतिकूल रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई उन्होंने कंपनी की रिपोर्ट जो है उन्होंने सही नहीं दी, कि भाई ठीक है ये सॉरी मतलब उस सब्जेक्ट मैटर की रिपोर्ट सही नहीं है, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, या लगता है कि ये जो प्रपोजर के ओनरशिप में नहीं है, किसी और की संपत्ति है। इस तरीके की अगर नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो बीमा कंपनी विषय वस्तु का बीमा नहीं करती और प्रस्तावक को खेद पत्र भेज देती है। ठीक है ना, कि भाई हम आपका विषय वस्तु का बीमा नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी होता है। नेक्स्ट, अब बात आती है, हम केवल बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की। जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो प्रीमियम जमा करवाया जाता है। अब प्रीमियम कौन जमा करवाएगा, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन, जो बीमा करवाना चाह रहे थे अपने सब्जेक्ट मैटर का, अपनी इस बिल्डिंग का, ये थे ना मिस्टर एक्स। ठीक है, तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, बी कंपनी को क्या भेजेंगे, प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, अब देखो जैसे ही मिस्टर एक्स ने बी कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट भेज दिया, वैसे ही दोनों के बीच में क्या बन गया, एक लीगल एग्रीमेंट बन गया, वैधानिक अनुबंध बन गया। ठीक है ना, एक ये मान लीजिए दोनों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर जो मिस्टर एक्स ने जो प्रीमियम मिस्टर बी को चुकाया वो क्या है, कंसिडरेशन। क्या है वो, प्रतिफल। किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं। तीनों चीज़ आ गई ना। और जब जो यहाँ पर जो बी कंपनी मिस्टर एक्स को प्रॉमिस कर रही है कि जब भी आपको रिस्क होगा हम आपको ये पैसा दे देंगे, तो वो प्रॉमिस क्या हुआ, एक्स के लिए कंसिडरेशन, और जो ये भी प्रीमियम चुका रही है वो क्या हुआ, बी कंपनी के लिए कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन दोनों तरफ है, एक्सेप्टेंस भी था, प्रपोजल भी था, फिर उसका एक्सेप्टेंस हुआ, अब दोनों तरफ से कंसिडरेशन हुआ, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गई बात।
नेक्स्ट, अब देखिए जैसे ही ये प्रीमियम जमा करवा दिया, अब यहाँ पर क्या होगा, इशुइंग कवरिंग नोट, किसकी तरफ से, बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी एक कवरिंग नोट यानी कि आवरण पत्र जारी करेगी। प्रीमियम जमा कराने के बाद बीमा करता है एक आवरण पत्र या अस्थायी बीमा पत्र आप इसे कह सकते हो, टेम्पररी पॉलिसी जारी करती है। ये जो अस्थायी प्रमाण पत्र होता है, देखिए इसकी वैधता जो है वो उसी की तरह होती है, जो पॉलिसी होती है ना, फाइनल जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है उसी की तरह होती है। ये तो कुछ समय के लिए जारी कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही रियल जो पॉलिसी है, जैसे ही जो वास्तविक जो पॉलिसी जो प्रमाण पत्र पॉलिसी का जो पत्र जारी होता है, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के जारी होने के बाद इस कवरिंग नोट की वैधता समाप्त हो जाती है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आवरण पत्र जारी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा यहाँ पर बीमा पत्र जारी करना। कई बार कंपनीज कवरिंग नोट इशू कर देती है, नहीं करती तो वो डायरेक्ट भी बीमा पत्र पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी कर देती है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ समय के लिए आपने टेम्पररी पॉलिसी दी थी, अब आपने क्या करा, उसको परमानेंट पॉलिसी इशू कर दी। तो बीमा पत्र अनुबंध की समस्त औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा उचित बीमा पत्र जारी कर दिया जाता है। बीमा पत्र के जारी होने के साथ ही बीमा कराने की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। बीमा पत्र में बीमा संबंधी आवश्यक विवरण और शर्तों का उल्लेख होता है। ये जो आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इसमें सभी राइट्स एंड ड्यूटीज़ का उल्लेख होता है। अब हमारे यहाँ पर बीमा करवाने वाला कौन था, एक्स, तो कौन हुआ हमारा, कौन बन गए, ये पहले प्रपोजर थे, अब कौन बन गए, इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी कौन है, इंश्योरर कौन हो गया, बी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये बीमा करवाने वाले हो गए। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो गया। और यहाँ पर जो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो बी कंपनी ने दिया, जो सारी की सारी उन शर्तों का उल्लेख है, वो शर्तें आपस में इन दोनों के आपसी अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण इन शर्तों के आधार पर हो रहा है, जो शर्तें इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दे रखी है। क्लियर हो गई बात। इन्हीं शर्तों के आधार पर बीमा कंपनी तथा बीमित के पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व निर्धारित होते हैं। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने वो सारी प्रोसीजर देखी जिसके आधार पर अग्नि बीमा करवाया जाता है, ठीक है ना। अग्नि बीमा की प्रक्रिया का कैसे निर्गमन होगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं हम, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।